Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशंस एंड एवोल्यूशन। आपने पहले पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए नेक्स्ट जनरेशन में वेरिएशंस आती हैं। तो कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेपरेट फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं हो सकते। तो वेरिएशंस सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशंस के अंदर वेरिएशंस के मेन सोर्सेज क्या हैं। तो सोर्सेज की बात करें तो सबसे पहला सोर्स जिसके ज़रिए वेरिएशंस प्रोड्यूस की जाती है वो है जेनेटिक रिकम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर के दौरान गैमीट्स की जो जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है और इससे जो गैमीट्स बनते हैं वो उनके अंदर डिफरेंट वेरिएशन पाई जाती है। इसी तरह से सेकंड सोर्स है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए। तो जब म्यूटेशन होती है तो इससे भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं और म्यूटेशन का जो प्रोसेस है वो मियोसिस में गैमीट्स की फॉर्मेशन के दौरान हो सकता है। इसी तरह से जो थर्ड सोर्स है वो है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान मिलियंस ऑफ स्पर्म्स होते हैं लेकिन वो किसी एक सिंगल एग के साथ जाके कंबाइन होते हैं। तो ये जो चांस है कि कौन सा स्पर्म जाके कौन से एग के साथ जाके कंबाइन होगा, इस चांस की वजह से भी वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और जो सबसे लास्ट सोर्स है हमारे पास वेरिएशन का वो है जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब है मूवमेंट ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू अनदर। जब जीन्स की मूवमेंट होती है एक पॉपुलेशन से नेक्स्ट पॉपुलेशन में तो इससे भी वेरिएशंस प्रोड्यूस होती हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। अगर हम वेरिएशंस की टाइप्स को देखें तो वेरिएशंस की दो तरह की टाइप्स होती हैं। नंबर 1 डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस एंड नंबर 2 कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन क्या होती है? तो डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन के अंदर आपके पास डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती हैं, यानी कि फिनोटाइप्स बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। तो इसमें जो फिनोटाइप्स होती हैं उसकी जो वेरिएशन होती है आप उसको मेजर नहीं कर सकते। तो कोई भी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होती हैं जिसकी बेस पे आप एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से ईजिली जो है वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल की बात करें तो ब्लड ग्रुप इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है। वो किस तरह से कि ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म में 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स में से उसके अंदर एक ब्लड ग्रुप होगा, या ए होगा या बी होगा या फिर ए बी होगा या फिर ओ होगा, यानी कि एक ब्लड ग्रुप होगा लेकिन उसमें इन बिटवीन वाला कोई चक्कर नहीं है कि ए और बी के दरमियान वाला कोई ब्लड ग्रुप हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि एक डिस्टिंक्ट फिनोटाइप शो हो रही होती है। इसी तरह से डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन की एग्जांपल हमारे पास ईयर लोब्स की बात करें तो ईयर लोब या तो हमारे फेस के साथ अटैच हुई होती है या फिर अनअटैच हुई होती है। तो यानी ये दो डिस्टिंक्ट तरह के फिनोटाइप्स हैं। इसी तरह से हमारे पास थर्ड एग्जांपल है टंग रोलिंग की। या तो आप रोलर हैं यानी अपनी टंग रोल कर सकते हैं, या फिर आप नॉन रोलर हैं यानी अपनी टंग रोल नहीं कर सकते। तो ये दोनों आपके पास डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स हैं। अगर हम अदर स्पीशीज़ में बात करें तो अदर स्पीशीज़ में अगर आप पी कोड यानी मटर के दाने की बात करें तो उसकी जो सरफेस है वो या तो स्मूथ होगी या फिर रिंकल्ड होगी। तो ये भी हमारे पास डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन है। इसी तरह से फ्रूट फ्लाइज की आइज़ की बात करें तो उनकी आइज़ या तो वाइट होती हैं या रेड होती हैं, इनके दरमियान वाला कोई कलर नहीं होता। इसी तरह से स्वीट पीस की बात करें तो उसके फ्लावर कलर की बात करें तो उसके फ्लावर कलर भी दो तरह के होते हैं, तो इन बिटवीन वाला इसमें कोई चक्कर नहीं होता। डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशंस को सिंगल जीन पेयर के अलील्स के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है और इन्वायरमेंट का डिसकॉन्टीन्यूस वेरिएशन के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस क्या होती हैं? कॉन्टीन्यूस वेरिएशंस में आपके पास जो फिनोटाइप्स होती है उसकी एक कंप्लीट रेंज शो की जा रही होती है जिसको आप मेजर भी कर सकते हैं। ये जो रेंज होती है वो एक एक्सट्रीम से शुरू होती है और दूसरी एक्सट्रीम पे एंड हो रही होती है, यानी कि पूरी एक रेंज को शो किया होता है, उसमें कोई डिस्टिंक्ट फिनोटाइप नहीं होती। कॉन्टीन्यूस वेरिएशन की हमारे पास एग्जाम्पल है हाइट की, वेट, फीट साइज़ एंड इंटेलिजेंस। ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हर ऑर्गेनिज्म के अंदर हाइट की एक रेंज होती है, यानी स्मॉल से शुरू हो रही होती है और टाल तक जाती है, यानी कि ये एक रेंज के ज़रिए इसको आप डिनोट करते हैं। इसमें कोई डिस्टिंक्ट फिनोटाइप नहीं होती कि या फिर ये दो फिनोटाइप्स होंगी यानी कि इतनी हाइट होगी या फिर इतनी होगी, इस तरह से नहीं होता, बल्कि एक इसको रेंज के ज़रिए जो है वो शो करते हैं।
कंटिन्यूस वेरिएशन को बहुत सी जीन्स कंट्रोल कर रही होती हैं और कंटिन्यूस वेरिएशन के ऊपर इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो करते हैं। वेरिएशंस लीड टू द एवोल्यूशन। अगर हम बात करें वेरिएशंस की, तो वेरिएशंस की वजह से आगे से एवोल्यूशन काज हो रहा होता है। तो एवोल्यूशन क्या होता है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, जिसको हम बायोलॉजिकल एवोल्यूशन भी कहते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज़ द चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन और स्पीशीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स ओवर द कोर्स ऑफ जनरेशंस। यानी कि कोई भी पॉपुलेशन है या फिर ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ है, उनके अंदर कुछ टाइम के बाद जो चेंजेस आती हैं उसको हम कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशनरी जो प्रोसेस है वो इनहेरिटेबल होता है। इनहेरिटेबल का मतलब ये होता है कि वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। अगर किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई चेंज आया है तो हम उसको एवोल्यूशन नहीं कहेंगे, क्योंकि जो एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है वो पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है, किसी सिंगल ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के टू मेजर प्रोसेस हैं, यानी कि जिनके ज़रिए ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है वो काज हो रहा होता है। सबसे फर्स्ट प्रोसेस है अल्टरेशन इन जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके जो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेट्स हैं, अगर कुछ टाइम के बाद उसमें कोई चेंजिंग आ जाती है तो उससे भी एवोल्यूशन काज हो रहा होता है। इसी तरह से एक सिंगल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म से कोई नए न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म बन जाती है तो इसको भी हम एवोल्यूशन में कंसीडर करते हैं। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन को अगर हम देखें तो एवोल्यूशन के ज़रिए हमें ये पता चलता है कि हमारे जो फोर फादर्स थे, जो हमारे जो है इंसेस्टर्स थे, उनका और हमारे दरमियान जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका आपस में क्या रिलेशनशिप था। तो ये हमें एवोल्यूशन की स्टडी के ज़रिए पता चलता है। एंटी एवोल्यूशन आइडियाज़ जो हैं वो ये कहते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी जो उनकी करंट फॉर्म है, ये करंट फॉर्म उनकी कुछ साल पहले ही बनी थी। इस थ्योरी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। लेकिन साइंटिस्ट ने जो 18th सेंचुरी में जो काम किया, उन्होंने ये आइडिया दिया कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर भी चेंजेस आ सकती हैं। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन प्रपोज की थी, जिसको हम मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन भी कहते हैं। ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने इन द ईयर 1838 में प्रपोज की थी और इस थ्योरी का नाम रखा गया था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने अपनी ये थ्योरी अपने 5 ईयर वोविज के बाद लिखी थी, जो कि उसने HMS, जिसको हम कहते हैं, उसकी शिप थी जिसका नाम था हिज मैजेस्टी शिप, उसमें उसने अपने उस सफ़र के बाद इसने अपनी ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी। डार्विन ने अपनी एक बुक भी पब्लिश की जिसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन 1859। डार्विन की जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है वो इतनी वाइडली उसको ज़्यादा लोग जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि उसमें कोई एविडेंस नहीं दिए हुए कि जो भी उसने बातें की हैं अपनी थ्योरी में उसके लिए कोई ख़ास किस्म की कोई सबूत उसने पेश नहीं किए। यही रीज़न है कि उसकी थ्योरी को इतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब जो मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी है, जो कि 1920 के एंड पे और 1930 के स्टार्ट में जो बनी है, तो कुछ साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया है जो डार्विन की जो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है और जब मेंडल्स की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स है, वो बिल्कुल सेम आइडियाज़ है जिस तरह के डार्विन ने उसको प्रपोज किया है। मैकेनिज़्म ऑफ एवोल्यूशन, अगर हम एवोल्यूशन के मैकेनिज़म्स की बात करें तो इसमें दो तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं। नंबर 1 नेचुरल सिलेक्शन एंड नंबर 2 आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होती है? तो जितनी भी पॉपुलेशंस हैं उनके अंदर वेरिएशंस पाई जाती हैं। वेरिएशंस का मतलब ये है कि उस पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो वेरी कर रहे होते हैं, जिसको हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि उन ऑर्गेनिजम्स के मॉर्फोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल उसके अंदर वेरिएशंस पाई जाती है। तो नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के ज़रिए बेटर जेनेटिक वेरिएशन प्रोड्यूस की जाती है, और ये जो जेनेटिक वेरिएशन होती है वो सिर्फ एक जनरेशन में नहीं होती बल्कि वो जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होती रहती है। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट है वो है एवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिटनेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर कितनी एबिलिटी है सर्वाइव करने की और रिप्रोड्यूस करने की।
तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने जब ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो वो अपने ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने से ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करेगा जो कि सर्वाइव भी कर सकें। और लेकिन ये जो ऑफस्प्रिंग्स हैं जो कि प्रोड्यूस होंगे वो सारे आपस में एक जैसे नहीं होते, उनकी जो फिटनेस होती है वो वेरी कर रही होती है। तो ये वो कंडीशंस हैं जिस कंडीशंस की वजह से उनकी सर्वाइवल के लिए उन्हें स्ट्रगल करनी पड़ती है उस पॉपुलेशन में। तो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो उनके अंदर वो ज़्यादा उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें और इन वेरिएशंस को अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र कर सकें। इसके अलावा कुछ वो ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर अनफेवरेबल वेरिएशंस होती है, वो नेक्स्ट जनरेशन में उनके अंदर ट्रांसमिशन का जो लेवल होता है वो लो होता है, वो इतना ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि फेवरेबल वेरिएशंस जो होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर फेवरेबल वेरिएशंस को सिलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को सिलेक्ट किया जाता है जिनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस होती है और फिर उन ऑर्गेनिज़म्स को नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन वो ऑर्गेनिज़म जिनमें अनफेवरेबल वेरिएशंस होती हैं उनको हम नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र करने के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें नेचुरल सिलेक्शन की, तो हमारे पास एग्ज़ाम्पल है इसमें माउस पॉपुलेशन की। तो माउस पॉपुलेशन में जो वेरिएशन होती है वो उनके स्किन कलर की होती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, आपको 4 कलर्स के माउस नज़र आ रहे हैं। तो कैट जो है वो क्या करती है, वो हमेशा जो लाइट और मीडियम कलर का जो माउस होता है उसके ऊपर शिकार करती है। तो नेक्स्ट जनरेशन में हमारे पास लाइट कलर के जो माउस होते हैं उनको जो कैट जो है उनका शिकार कर लेती है। तो जब लाइट और मीडियम कलर के जब माउस उनका जब कैट शिकार कर लेती है तो हमारे पास मीडियम और डार्क कलर के जो माउस होते हैं वो रह जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इसी तरह से नेक्स्ट जनरेशन में पॉपुलेशन में दोबारा से फिर लाइट, मीडियम और डार्क कलर, ये 3 कलर दोबारा से आ जाते हैं, लाइट, मीडियम और डार्क कलर। तो अब जो कैट है वो अगेन जो है वो लाइट और मीडियम कलर का दोबारा से जो है वो उसका शिकार कर देती है। अब जो है हमारे पास सिर्फ डार्क कलर के जो माउस है, डार्क कलर के जो माउस है वो हमारे पास रह जाते हैं, क्योंकि जो लाइट और मीडियम कलर के जो माउस थे उनका शिकार हो गया। अब हमारे पास सिर्फ डार्क कलर के जो माउस है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होने के लिए रह जाते हैं। तो इसी तरह से जब जनरेशन बाय जनरेशन होता रहता है तो हम देखते हैं कि हमारे पास सिर्फ डार्क कलर के माउस रह जाते हैं। यानी डार्क कलर का मतलब ये है कि जो डार्क कलर है वो फेवरेबल वेरिएशन है, यानी कि उस माउस के अंदर वो जो कंडीशन है उसके डार्क कलर ऑफ स्किन है वो उसके लिए फेवरेबल है, जिसकी वजह से वो उस पॉपुलेशन का जो माउस है वो बच गया है, तो ये उसके लिए फेवरेबल है। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ही ये है कि उसमें वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर फेवरेबल वेरिएशंस होती है वो सर्वाइव कर जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के रिज़ल्ट के तौर पे वो अलील जो जिसमें ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ज़्यादा फिट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं दूसरे अलील्स की निस्बत, तो वो उस पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, ज़्यादा पाई जाती हैं। तो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें फेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो उस पॉपुलेशन का पार्ट बन जाते हैं, लेकिन वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर अनफेवरेबल वेरिएशंस होती हैं वो कम होते जाते हैं और कम होते होते वो ख़त्म हो जाते हैं। नेचुरल सिलेक्शन में हमारे पास दूसरी एग्जांपल है वेरिएशन इन मोथ। इंग्लैंड में जो मोथ थी उसमें 2 तरह की वेरिएशंस पाई जाती थी, यानी कि वहाँ पे मोथ्स के 2 तरह के कलर होते थे, डार्क एंड वाइट कलर्ड मोथ्स, यानी 2 तरह के कलर्स हो रहे होते थे उनमें। और जो मोथ्स जो हैं वो हमेशा क्या करती थी, वो लाइट कलर का जो ट्री का जो ट्रंक होता है वो वहाँ पे जो है वो बैठती थी। तो 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जब इंडस्ट्रीज़ इंग्लैंड में इस्टेब्लिश हो गई तो उस जो ट्रीज़ थे उन पे जो लाइकन्स होते थे वो वो ख़त्म हो गए बिल्कुल, और जो ट्री ट्रंक्स थे वो बिल्कुल नेकेड हो गए, और ट्री के जो ट्रंक्स थे उनका कलर अब लाइट नहीं रहा बल्कि वो डार्क हो गया। तो अब जो वाइट मोथ जब डार्क कलर के ट्री ट्रंक के ऊपर बैठेगी तो वो उसके ऊपर इजीली डिटेक्ट हो जाएगी, इजीली नज़र आ जाएगी। तो ये जो वेरिएशन है उसके लिए वो हार्मफुल होगी, नुकसानदेह होगी, क्योंकि जो वाइट मोथ है जब भी वो डार्क कलर के ट्री ट्रंक के ऊपर बैठेगी तो कोई भी शिकार करने वाला परिंदा उसको ईज़िली देख सकेगा,
जैसे कि आप उस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये डार्क कलर का ट्री ट्रंक है, इसके ऊपर ये वाइट कलर की मोथ बैठी है, तो इजीली आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये ब्लैक वाली नज़र नहीं आ रही। तो इसका मतलब है इसमें जो वेरिएशन है वो फेवरेबल नहीं है, वो अनफेवरेबल वेरिएशन है, जिसकी वजह से वो आसानी से शिकार हो सकती है। तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए हमेशा जब लाइट कलर की मोथ तो ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो इजीली शिकार हो जाएगा, तो नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के ज़रिए डार्क मोथ्स जो है वो उनको सिलेक्ट किया जाता है, वो हम रह जाएंगी और इनमें जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से जो डार्क कलर की मोथ्स हैं वो ज़्यादा कॉमन हो जाएंगी, और जो वाइट कलर की जो मोथ्स है वो उस पॉपुलेशन से आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगी क्योंकि उनका शिकार हो जाएगा। तो इस तरह से जो डार्क कलर का जो वेरिएशन है उस मोथ के अंदर, उसको हम उस इन्वायरमेंट के लिए जो है वो फेवरेबल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जो टर्म है उसको एक्सप्रेस किया था एक पर्शियन साइंटिस्ट ने जिसका नाम था अबू रेयान ब्रूनी 11वीं सेंचुरी में। तो चार्ल्स डार्विन ने भी आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जो टर्म है उसको अपने काम में नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर जब उसने काम किया था तो उस काम में उसने आर्टिफिशियल सिलेक्शन की जो वर्ड है उसको यूज़ किया था। तो चार्ल्स डार्विन ने ये नोट किया था कि हमारे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो प्लांट्स होते हैं जिनको हम घरों में लगाते हैं उनके अंदर स्पेशल किस्म की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ किस तरह से डेवलप की जाती हैं? वो प्रॉपर्टीज़ इंटेंशनल ब्रीडिंग के ज़रिए डेवलप की जाती हैं किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, यानी कि उनकी इंटेंशनल ब्रीडिंग, खुद उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है वो उन ऑर्गेनिजम्स की जिनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और दूसरा प्रोसेस वो ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती उनकी ब्रीडिंग नहीं करवाई जाती, उनकी ब्रीडिंग को डिस्करेज किया जाता है, रोका जाता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जिसको हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी कहते हैं, इसका मतलब ये है इंटेंशनल ब्रीडिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स फॉर सर्टेन ट्रेड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स, यानी कि आप जब खुद अपनी मर्ज़ी से ऑर्गेनिजम्स के दरमियान इंटेंशनल ब्रीडिंग करवाएंगे ताकि उनसे आपको ख़ास किस्म के ट्रेड्स हासिल हो सके, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सेलेक्टिव ब्रीडिंग ने एग्रीकल्चर में और लाइफ स्टॉक की प्रोडक्शन में पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनरी चेंजेस लेकर आए हैं। एनिमल्स और प्लांट्स जिनके अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इस तरह से न्यू जनरेशन के अंदर डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, आपको नए ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिलते हैं जिनमें अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हों। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए हम जो एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम कहते हैं ब्रीड्स, और जो हम प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको कहा जाता है वैराइटीज़ और कल्टीवेयर्स। एग्जाम्पल्स ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन, अगर हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन की एग्जाम्पल्स को देखें तो हमारे पास इसमें डिफरेंट तरह की एग्जाम्पल्स मिलती है। शीप की वैरायटी मिलती है, शीप को हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस करवाते हैं। इसी तरह से गोट्स को काउज, हैन, वुल्फ, पिजन्स और हैंजियस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए इनकी प्रोडक्शन होती है। इसका मकसद ये होता है ताकि ये जो एनिमल्स हैं इनको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए जब इनको प्रोड्यूस करवाएंगे तो इनसे हमें ज़्यादा वूल, ज़्यादा गोश्त, ज़्यादा दूध और ज़्यादा अंडे हासिल हो सकें। इसी तरह से अगर हम प्लांट वैराइटीज़ जिसको हम कल्टीवर्स कहते हैं, तो प्लांट वैराइटीज़ में भी बहुत से ऐसे सीरियल्स होते हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनको आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास इसमें जो एग्जांपल है वो है वाइल्ड मस्टर्ड की। वाइल्ड मस्टर्ड की ये देखिए आपके पास कितनी तरह की ये वैराइटीज़ हैं, ये जो सारी वैराइटीज़ है ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन के ज़रिए प्रोड्यूस की जाती हैं। I hope students you have gained the concept of variations and two theories of evolution, natural selection and artificial selection. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.